देखिए सार्क, जिसका कि पूरा नाम द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, सार्क, ये एस्टेब्लिश हुआ था 8 दिसंबर 1985 को। और सबसे पहला जो इनका चार्टर जो बनाया गया था, और ये ढाका, बांग्लादेश की जो राजधानी है, ढाका कैपिटल है, वहां पर किया गया था। The idea of regional cooperation in South Asia was first raised in November 1980, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने बताया थोड़ा सा हिस्ट्री अभी आपने सुना कि इवन 1947 से लेकर ही इस तरह की जरूरत लग रही थी। जैसे अगर आप इसको थोड़ा हिस्ट्री से कनेक्ट करेंगे तो और इजीली समझ में आएगा। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुए, यूरोपियन कंट्रीज के पास अपने अपने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थे, और उनका फोकस भी उस टाइम पर वही कंट्रीज थी, ना कि अंडर डेवलपिंग कंट्रीज और एशिया की कुछ कंट्रीज। उनका अपना एक फोकस था। और उस समय का जो सिचुएशन था ऑलरेडी एक मींस स्मूथ नहीं था। पॉलिटिकल रिलेशन आप लोग पढ़ चुके हैं इंटरनेशनल लेवल पर, वो भी बहुत स्मूथ नहीं थे। तो इसलिए अगर हमारी बेसिक प्रॉब्लम्स है और अगर ऑलरेडी वर्ल्ड दूसरी कुछ प्रॉब्लम्स में इंडल्ज है, तो भारत के पास और उससे जुड़े जो देश हैं उनके पास यही एक ऑप्शन था कि हम अपना एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बना ले जो हमारी प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, जिसमें कि सभी की बेसिक प्रॉब्लम सिमिलर है। एक चीज यहाँ आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जितने भी इसमें देश हैं, देखिए अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, यहाँ पर एक ये मैप भी है। और ये मैप इसलिए भी मैंने इस पर्टिकुलर नोट्स में ऐड किया था ताकि आप लोग यहाँ पर ये देख सकें, जैसे भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, मालदीव, श्रीलंका, यहाँ पर इनका इवन जितना भी हमने पहले वो पढ़ा था ना, दूसरे देशों के रिलेशन पढ़े थे, और जिसके साथ हमने देखा था कि कौन कौन से स्टेट की कंट्री किस किस कौन कौन से स्टेट की बॉर्डर किस कंट्री को बिलोंग करती है। तो यहाँ पर बेसिकली ऐसा नहीं होता है कि हम लोग गूगल जाएं और हम मैप पर जाएं और फिर मैप पर सर्च करें। यहाँ आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं, ये बांग्लादेश वाला एरिया पूरा यहाँ से अरुणाचल प्रदेश और इससे टच करता हुआ है, नेपाल की बॉर्डर लाइन यहाँ है, भूटान बिल्कुल लगा हुआ है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका और मालदीव और बांग्लादेश। अब सबसे खास चीज कि यहाँ भारत और ये जितने भी देश है सार्क के, इन सभी देशों के कल्चरल एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा समानता है। और ये जब क्योंकि लोगों का रहन सहन, भाषा, बोली, आपके धर्म, कई ऐसी चीजें हैं, जैसे नेपाल पूर्ण रूप से हिंदू राष्ट्र है ना। तो यहाँ पर जो इस तरह की चीजें हैं वो कई बार ये हमें मतलब जब इस तरह की बहुत सारे कंट्रीज की एक ही जैसे की कल्चरल एक्टिविटीज हैं तो उनके इश्यूज भी सिमिलर होते हैं। और ये बहुत बड़ा रीजन था जब इस संगठन बनाया गया या ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। After constitution, the foreign secretariat of the 7 funding countries, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan and Sri Lanka. अफगानिस्तान बाद में इसमें जुड़ा है। कब? 13 ये जो इसका 30th एनुअल समिट हुआ था उसमें 2005 में अफगानिस्तान इसका मेंबर बना है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नेपाल के काठमांडू में है। कुछ ये बेसिक डिटेल्स याद रखिएगा। नाउ प्रिंसिपल्स, कुछ जैसे हमने देखा कि भाई पंचशील का सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ा है, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हर एक ऑर्गेनाइजेशन के होने चाहिए, कुछ ऑब्जेक्ट होने चाहिए जिनको लेकर उसे बनाया जाता है, उसका फॉर्मेशन किया जाता है। यहाँ पर कॉर्पोरेशन विद द फ्रेमवर्क ऑफ सार्क शैल बी बेस्ड ऑन some equal things for all the countries, like respect for principle of sovereignty, sovereign equality, territorial integrity, political independence, non-interference in the internal affairs of other states and mutual benefits. Sovereign equality कहीं पर हो सकता है राजतंत्र हो, कहीं पर हो सकता है लोकतंत्र हो, पर जो संप्रभुता से संबंधित समानता वाले जो चीजें हैं वो एक तरह से प्रिंसिपल माना गया है कि हर एक कंट्री को यहाँ इक्वल माना जाएगा। जैसे अभी आपने देखा, जो हमने इसका ये मैप देखा है, इसमें भारत सबसे बड़ा देश है, तो यहाँ हर एक कंट्री को इक्वल माना जाएगा। टेरिटोरियल इंटेग्रिटी,
खास तौर पे भारत या दूसरे देशों की जो भी भौगोलिक अखंडता है उसका पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाएगा, पूरी तरह ध्यान रखा जाएगा। पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस और नॉन इंटरफेरेंस। नॉन इंटरफेरेंस से सीधा मतलब है कि अगर हमारे यहाँ के इंटरनल अफेयर्स हैं उनको किसी और कंट्री को जो कि सार्क के अलावा हैं उन्हें इसमें किसी भी तरह का इंटरफेरेंस करने का राइट नहीं हो, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ही हो। ये सबसे खास जो इनके जो प्रिंसिपल सार्क ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रिंसिपल हैं। और किसी भी तरह का कोई ऐसी एक्टिविटीज में कोई शामिल नहीं होगा जो कि किसी कंट्री के अगेंस्ट चली जाती है। मेंबर ऑफ सार्क जैसे आपने देखा ठीक है, कुछ यहाँ पर ऑब्जर्वर्स भी हैं जो कि सार्क को जो हमारा ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको ऑब्जर्व करते हैं। इसमें स्पेशली आप लोग नाम याद रखिएगा। कुछ कंट्रीज हैं, टोटल 9 कंट्रीज हैं यहाँ पर। ऑस्ट्रेलिया, चाइना, द यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, द रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेट्रिटिस, म्यांमार और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो कि एक तरह से इस संगठन को हमेशा ऑब्जर्व करते हैं। अब सबसे खास चीज एरिया ऑफ कॉर्पोरेशन कोऑपरेशन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड टूरिज्म, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स के बारे में कल ही मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में बात किया था। अगर सभी लोगों ने सुना हो ध्यान से तो मानव संसाधन जिसे कहा जाता है ना। और कल ही के लेक्चर में इस पर डिस्कस किया था कि ह्यूमन रिसोर्स में अलग अलग तरह के स्किल्ड, नॉन स्किल्ड और इवन लेबरर कैटेगरी, ये सारी जो कैटेगरी है ये कल हमने बात किया था कि कंपटीशन की अगर बात होती है तो भारत का, इवन मैंने आपको रैंक बताया था 72 रैंक पर भारत है जो ग्लोबल एक इंडेक्स है उसमें। यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स को मेन फोकस किया जाना इसलिए भी जरूरी है कि अगर हम चाहते हैं कि इकोनॉमिकली हम लोग स्ट्रांग हो, चाहे वो इनमें से कोई भी कंट्री हो, जरूरी है कि आपके पास ह्यूमन रिसोर्स जो है वो बहुत स्ट्रांग हो। और अगर ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रांग नहीं है देन आप सिर्फ एक अलग अलग कैटेगरी जैसे होती है कि ह्यूमन कैपिटल, कल एक वर्ड और भी डिस्कस हुआ था जिसे मानव पूंजी कहा जाता है। तो यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स में स्किल्ड लेबर, नॉन स्किल्ड लेबर और उसके डेवलपमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं। मान लीजिए नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट हमारा यहाँ पर नहीं है, देन हमें हमारे पास फिर क्या ऑप्शन है, उसे बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे। तो डेफिनेटली एजुकेशन, ट्रेनिंग, अलग अलग टेक्निकल जो है पार्ट, टेक्निकल पार्ट पर अलग अलग तरीके से कुछ ऐसी चीजें एक्टिविटीज करना जिससे कि इस तरह की चीजों को बढ़ावा मिले। और टूरिज्म, टूरिज्म वाला पार्ट इससे हम अलग भी कर सकते हैं इसलिए क्योंकि टूरिज्म या पर्यटन ये किसी भी कंट्री के लिए एक तरह का सोर्स ऑफ इनकम भी है बहुत बड़े पार्ट पे। और ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत मायने रखता है कि हिस्टोरिकल पार्ट आपका, पुरानी जितनी भी चीजें हैं जो टूरिज्म में आती हैं, तो यहाँ पर जो आपकी पॉलिसीज हैं और जब इस तरह की चीजों को बढ़ावा मिलता है तो डेफिनेटली टूरिज्म वाला पार्ट ऑटोमेटिकली कंट्री के लिए भी एक पॉजिटिव साइन होता है कि अगर उसमें ग्रोथ होती है तो। फिर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, देखिए भारत की अगर हम बात करें तो बेसिकली भारत का जो ज्यादातर जो हिस्सा है हमारी पूंजी का या हमारे इनकम का वो हमें एग्रीकल्चर से मिलता है। आज की डेट में तो फिर भी अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ा है, बट फिर भी एग्रीकल्चर वाला जो पार्ट है उससे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किए जाने के हमेशा एफर्ट्स लगाए जाते हैं क्योंकि लैंड हमारे पास लिमिटेड है और उसमें भी उसी लैंड में अर्बनाइजेशन भी किया जा रहा है, उसी में आपकी नई नई फैक्ट्रीज भी लगाई जा रही हैं, उसी में आपके इन्वेस्टमेंट अलग अलग तरीके से हो रहे हैं। रहने के लिए हम लोग बड़ी बड़ी मल्टीज खड़ी कर रहे हैं, सब कुछ उसी लैंड पर हो रहा है। पर यहाँ जो लिमिटेड हमारे पास लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, उसको और ज्यादा हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकें, उसके लिए हमारे पास लॉज हैं, प्रोविजन है। एग्रीकल्चर वाले पार्ट को और ज्यादा डेवलप करने के लिए सबसे ज्यादा फोकस किया जाना होगा रूरल एरियाज को। रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए हमारे पास जो बेसिक चीजें हैं उसमें सबसे खास है फर्टिलाइजेशन। जो फार्मर्स होते हैं उनको कुछ लोन प्रोवाइड किया जाना, उनके लिए कुछ ऐसी सहकारी संस्थाएं बनाया जाना जो कि ऑलरेडी हमारे पास होती हैं।
जो कि उनको कोऑपरेटिव संस्थाएं जो होती हैं वो लोन देना, क्रेडिट पर पैसा देना, और उसके अलावा कुछ सोसाइटीज होती हैं जो सोसाइटी इनके लिए काम करती है, बट अगर वो लिमिटेड है तो हमें उस पार्ट को इंक्रीज करना चाहिए। प्रॉपर सीड्स, प्रॉपर सिंचाई की सुविधा, प्रॉपर जो टेक्निकली पार्ट पर जो चीजें डेवलप किए जाने की जरूरत है, जैसे कि कुछ गांव में आज भी हो सकता है कि वो बैल और हल के द्वारा ही खेती करते हैं, जबकि अगर हमें एग्रीकल्चर पर पूरा फोकस करना है, देन ये बेसिक छोटे छोटे टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स हैं जो कि छोटे छोटे गांव में जो किसान होते हैं वो फेस करते हैं, अगर उन्हें सॉल्व किया जाए तो डेफिनेटली, जैसे उसमें सबसे खास चीज पानी, अच्छी क्वालिटी का सीड, अच्छी क्वालिटी के फर्टिलाइजर और अच्छी क्वालिटी का जो खाद बीज होता है। इसके अलावा जमीन को बार बार रिकल्टिवेट करके जो वो जमीन की जिसे बोला जाता है लैंड इम्प्रूवमेंट। आप लोग जब MPLR से पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी कि भूमि से संबंधित, लैंड से संबंधित स्पेसिफिक प्रोविजंस कितने जरूरी हैं और भूमि सुधार क्या होता है। लैंड रिफॉर्म्स दो तरह के होते हैं यहाँ पर, जिस पर कि इसलिए फोकस किया जाना जरूरी है क्योंकि एक तो भूमि सुधार के लिए इवन कई सारे आंदोलन हुए हैं, अगर आप लोगों ने सुना हो तो। एक है जो कि हमारी बेसिक लैंड रिफॉर्म में, एक जो कि जो हम एक्ट में पढ़ते हैं या प्रॉपर प्रोविजंस जिसके हैं, जिसमें स्पेशली फोकस जमीन को किया जाता है कि जमीन को और ज्यादा उपजाऊ कैसे बनाया जाए। और कुछ रिफॉर्म्स ऐसे होते हैं जो हमारे प्रॉपर्टी के या लैंड को लेकर, लैंड के संरक्षण को लेकर बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर इस पर फोकस किया जाना इसलिए जरूरी है कि बहुत बड़ी आबादी आपकी रूरल एरिया में है, कृषि पर हमारी डिपेंडेंसी है, और अगर इस पर्टिकुलर पार्ट को निग्लेक्टेड किया जाता है तो यहाँ पर इन चीजों पर फोकस किया जाना जरूरी है, जो कि सार्क का भी बहुत बड़ा एक जो सहयोग किए जाने वाला पार्ट या एक तरह का ऑब्जेक्ट जिसमें लिया गया है वो है। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, नेचुरल डिजास्टर एंड बायोटेक्नोलॉजी। इन्वायरमेंट को साफ सुथरा रखना, हमारे पर्यावरण के संबंधित विधि बनाना, उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंट करना और इन्फोर्स करना, और इस तरह की एक्टिविटीज को कंट्रोल करना जो एनवायरमेंट को हार्म करती हैं, जिसमें कि कई सारी चीजें आती हैं, जैसे हजार्डियस फैक्ट्रीज हैं, केमिकल्स हैं, दूसरी अदर एक्टिविटीज हैं, इवन बार बार परमाणु परीक्षण भी उसमें शामिल है, क्योंकि कई ऐसी चीजें होती हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाती हैं। इकोनॉमिक, ट्रेड एंड फाइनेंस। इकोनॉमिक ट्रेड पर ऑलरेडी बहुत सारा डिस्कस हम लोगों ने किया है, इकोनॉमिक ग्रोथ पर कल के लेक्चर में ही, कि क्यों जरूरी है कि हम लोग ऐसी कौन सी पॉलिसीज को ऑप्ट करें जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा अच्छा हो। जैसे कि कल हम लोगों ने बात भी किया था कि होता है कि हम लोगों का फोकस, क्योंकि आज से 50 साल और या 70 इयर्स बैक जो पॉलिटिकल सिनेरियो था या लोगों का एजेंडा था अलग अलग कंट्रीज का, वो थोड़ा डिफरेंट था। उस टाइम पर आपका टेरिटरी वाला पार्ट, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद, इस तरह की चीजों पर बहुत फोकस किया गया था। हर एक कंट्री का अपना ये था कि भाई छोटी छोटी कंट्री को अपने में मर्ज करके और उन पर पोजीशन लेकर आपके साम्राज्य को आप बड़ा करें। आज की डेट में अगर हम बात करते हैं तो युद्ध वाली चीजों से हम लोग काफी हद तक बाहर आ चुके हैं। आज जो हमारा फोकस है डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजी है और इकोनॉमिक ग्रोथ है। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सबसे मेन चीज है कि आपकी बाजार की या इंटरनेशनल लेवल पर आपकी जो फॉरेन ट्रेड को लेकर पॉलिसीज हैं वो कैसी हैं। तो यहाँ पर जो सार्क का जो मेन पार्ट है कि यहाँ पर इन देशों के अलावा भी या इन देशों के साथ भी जो इस तरह की चीजें हैं उसे किस तरह से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए। सोशल अफेयर्स कुछ सिमिलर हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कल्चरल एक्टिविटीज हैं उसमें कई सारी चीजें सिमिलर हैं। इंफॉर्मेशन एंड पॉवर्टी एविएशन। पॉवर्टी खास तौर पे कुछ कंट्रीज एशिया की, क्योंकि यहाँ जो गरीबी वाला पार्ट है, वी कांट से कि भारत में ये प्रॉब्लम नहीं है ना। इंडिया खुद का एक बहुत बड़ा यहाँ पर ये पार्ट है, एक बहुत बड़ा हमारा बेसिक प्रॉब्लम है। जैसे कल मैंने एक चीज कही थी कि भारत की इंटरनल जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं वही कहीं ना कहीं बहुत अफेक्टेड करती हैं आपको इंटरनेशनल लेवल पर भी।
जैसे जिसमें कि रोजगार है, गरीबी है और पॉपुलेशन है, ये 2-3 चीजें, करप्शन है, ये 3-4 चीजें इतनी बर्स्ट हैं कि अगर हम इन्हें कंट्रोल कर लें तो ऑटोमेटिकली हमारा जो फोकस है डेवलपमेंट वाला वो बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाए। अब इसे कैसे किया जाए? भाई गरीबी अगर है तो डेफिनेटली उसके पीछे एक बहुत बड़ा पार्ट पॉपुलेशन भी है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा, आप गरीबी के रेशो को कम करने में जितने भी एफर्ट्स लगाएंगे वो ऑटोमेटिकली कम ही पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ से पॉपुलेशन वाला पार्ट ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जा रहा है। तो इन चीजों को कंट्रोल कैसे किया जाए, इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए क्या पॉलिसी बनाई जाए, ये एक मेन एजेंडा है। एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, सिक्योरिटी, कल्चर एंड अदर्स। एजुकेशन, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, क्योंकि जो शुरुआत हमारी हुई है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से, उसके लिए जो मेन बेस हमारा है वो एजुकेशन है। अगर हम चाहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो तो यहाँ शुरुआत, यहाँ पर सार्क ने इन टोटल चीजों को ये मानकर चलिए कि ये इतने पॉइंट्स, और इवन इसके अलावा और जो कि अलग अलग समिट में डिस्कस किए जाते हैं, इन चीजों को फोकस किया है। तो यहाँ पर एजुकेशन, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में ओवरऑल इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, एनर्जी है, ट्रांसपोर्ट है, साइंस, टेक्नोलॉजी, ये ऐसी चीजें हैं जिस पर कि इन कंट्रीज को एक दूसरे को आपस में सहयोग करना है। अब एजुकेशन हो, चाहे सिक्योरिटी हो, कल्चरल एक्टिविटीज हो, ये सारी उसमें शामिल है। फिर आते हैं हम मेन ऑब्जेक्ट ऑफ सार्क। सबसे खास चीज इन्हीं से रिलेटेड देखिए, कॉपरेशन और ऑब्जेक्ट्स आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि अगर ये एरिया ऑफ कॉपरेशन, अगर इन कंट्रीज का ये मोटिव है कि इन पर्टिकुलर पार्ट्स पर हर एक कंट्री को अपने एक दूसरे को सहयोग करना है, मींस दीज आर ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव्स टू, है ना। प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशिया एंड टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। कैसे करेंगे? इन सभी चीजों पर काम करेंगे तो ये चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी, है ना। आपका एजुकेशन बहुत अच्छा है, आपका ट्रेड वाला पार्ट बहुत अच्छा है, आप ग्रोथ कर रहे हैं, हर कंट्री मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है, देन डेफिनेटली यहाँ पर वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ द स्टेट या वेलफेयर ऑफ द एशियन कंट्रीज ऑटोमेटिकली होगा। अगर हर कंट्री एक दूसरे को इन सारे पॉइंट्स पर हेल्प करता है, इन सारे पॉइंट्स पर एक दूसरे को सहयोग करता है, ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें होंगी। एग्रीगेट इकोनॉमिक ग्रोथ, सबसे खास चीज, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमारा फोकस किस पर होगा? सोशल प्रोग्रेस, कल्चरल डेवलपमेंट इन द रीजन एंड प्रोवाइड ऑल द इंडिविजुअल्स एंड अपॉर्चुनिटी टू लिव इन डिग्निटी एंड टू रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल। देखिए यहाँ अगर हम सिर्फ ये बात करें कि हाँ यहाँ पर ये गोल्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, सहयोग के लिए उन्होंने कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स निकाल लिए हैं कि यहाँ पर ये कंट्री इन चीजों पर सहयोग करेगी, बट वो होगा कैसे, ये चीजों पर डिस्कस किया जाना ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर ये सार्क ने अपने ऑब्जेक्ट्स बना लिए हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगा? जब आपकी इकोनॉमिक या ट्रेड पॉलिसीज स्ट्रॉन्ग होंगी, लिबरल होंगी, खुला बाजार होगा, मार्केट आपने पर्टिकुलर इन एशियाई कंट्रीज के लिए बहुत ज्यादा आपने कस्टम ड्यूटीज एंड ऑल, मतलब आपकी जो पॉलिसीज हैं लिबरल है, फ्लेक्सिबल है, ऑटोमेटिकली ये चीजें हम लोग गेन करने लगेंगे। तो यहाँ इन चीजों पर स्पेशली फोकस किया गया है, इन ऑब्जेक्ट को लेकर सार्क को बनाया गया है। प्रमोट द स्ट्रेंथ कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस अमंग द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया, जितनी भी साउथ इंडिया की कंट्रीज है सेल्फ रिलायंस के साथ, सहयोग के साथ काम करें। म्यूचुअल ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग, और ये इस तरह की चीजें हैं कि जब हम किसी कंट्री के साथ चाहे ट्रेड करें, अगर आप एक ग्रुप में शामिल हैं, देन नाउ अभी ये पार्ट आ जाता है कि आप सभी लोग एक हैं और यहाँ आपको ट्रस्ट के साथ काम करना है। प्रमोट एक्टिव कोलैबोरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस इन द इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, टेक्निकल एंड साइंटिफिक फील्ड्स टू स्ट्रेंथ कॉर्पोरेशन विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज। डेफिनेटली यहाँ पर जो भी डेवलप वाला पार्ट है, डेवलपमेंट वाला पार्ट है, उसके लिए फोकस किया जाना जरूरी है कि दूसरी कंट्रीज के साथ आपके रिलेशन किस तरह के हैं। अब यहाँ पर देखिए जितने भी एजेंडे हमने देखे यहाँ पर स्पेसिफिक, ये जो जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी इसमें शामिल है। मेन चीज होती है, चाहे वो सार्क हो, चाहे वो कोई भी इंटरनेशनल संगठन हो, इंटरनेशनल लेवल पर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने सच में इतने सालों में क्या किया है, तो मेन फोकस हम लोग उस चीज पर करेंगे। यहाँ पर एक दो चीजें और नोट डाउन करिएगा, एक मिनट।
Meetings are held at the summit level usually on an annual basis. ये कि प्रॉपर मीटिंग्स हो जिसमें कि ये जितने भी एजेंडे बनाए गए हैं उन्हें डिस्कस किया जाए. There is standing committee of foreign secretaries. ये the committee provides overall monitoring and coordination, determines priorities, mobilize resources and approves project and financing. ये एक तरह के ऑर्गन्स हैं जो कि इसके लिए काम करते हैं. SAARC specialized bodies. SAARC Development Fund. Its primary object is funding of project-based collaboration in social sector such as poverty, evaluation, development, etc. इसके लिए जो फंड इकट्ठा करना. अब हमने जो देखा कि भाई सार्क की कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर कि फोकस किया जाना सबसे ज्यादा उन्होंने मतलब इन पर्टिकुलर इन चीजों पर फोकस किया जाना जरूरी है. जैसे मैंने अभी कहा कि ऑब्जेक्ट हम बहुत सारे बना लें, दैट्स इट, कोई इशू नहीं है. आप बना लीजिए कि आपने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, अभी आपके इतने सारे ऑब्जेक्ट है और अब आप इतने सारे ऑब्जेक्ट के साथ काम करेंगे. ठीक है, अभी कैसे करेंगे ये बहुत मैटर करता है. कैसे करेंगे मीन्स कि आपकी कुछ स्ट्रैटेजी क्या है, उसके अकॉर्डिंग. क्या आप गरीबी हटाना चाहते हैं तो आपके पास पैसा है, तो यहाँ इसीलिए देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो हमेशा एक चीज पर फोकस करिएगा. जैसे हमने यूएनए के बारे में भी पढ़ा था, यूएनए के खुद के बहुत सारे अलग अलग और छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो स्पेशली कई सारी चीजों के लिए काम करते हैं. अब वो सारों कोई भी अगर चीज करनी है तो डेफिनेटली हमारे पास उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजी हो, हमारे पास कुछ टूल्स हो, जिसे हम बोलेंगे कि कुछ साधन हो ऐसे जिससे कि हम हमारे ऑब्जेक्ट को पूरा कर सके, है ना. जैसे लॉ बना दिया जाए और इम्प्लीमेंट नहीं किया जाए, इन्फोर्स नहीं किया जाए तो वो किसी काम का है नहीं, मतलब उससे कोई रिजल्ट मिलता है नहीं. मीन्स यहाँ पर अगर आपने कुछ ऑब्जेक्ट बनाए हैं देन उन्हें फुलफिल करने के लिए अब जैसे सार्क के पास एक डेवलपमेंट फंड है ना, सार्क डेवलपमेंट फंड SDF. SDF is governed by board consisting of representatives from the Ministry of Finance of the member state. The governing council of SDF Finance Minister of MS oversees the functioning of the board, जिसका की काम है फंड इकट्ठा करना और उसके उस फंड को प्रॉपर गरीबी को दूर करने के लिए या जो कंट्रीज बहुत ज्यादा इस तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रही है उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काम करना. इसी तरह एक और है South Asian University is an international university located in India. Degrees and certificate awarded by the SAU are at par with respective degrees and certificates awarded by the National University Institute. फिर मीन्स एजुकेशन वाला पार्ट आपने यहाँ कवर कर लिया, पॉवर्टी वाला पार्ट अभी ऊपर हमने देखा यहाँ कवर हुआ. साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे यूएनए के बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन्स थे उसी तरह सार्क के भी यहाँ पर हैं. साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन SARSOS has its सेक्रेटरिएट एट ढाका, बांग्लादेश में है इसका सचिवालय. It was established to achieve and enhance coordination and cooperation among SAARC members in the field of standardization and comforting assessment, and is aimed to develop harmonized standard for the region to facilitate inter-regional trade and to have access to the global market. स्पेशली जो फोकस है वो ग्लोबल मार्केट, इकोनॉमिक ग्रोथ और फाइनेंशियल जो पार्ट है उसके लिए है. फिर है एक सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल. आर्बिट्रेशन आप लोग समझते हैं मध्यस्थता एक तरह की. इट इज एन intergovernmental body having its office in Pakistan in mandate to provide a legal framework forum with the region for fair and efficient settlement of commercial, industrial, trade, banking, investment and such other disputes as may be referred to it by the member state and their people. अगर जो भी members हैं, जो countries हैं, उनके अगर कुछ ऐसे basic प्रॉब्लम्स हैं जो कि कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, ट्रेड, बैंकिंग से जुड़े हैं, देन डेफिनेटली वो यहाँ पर इस तरह के प्रॉब्लम्स को इस काउंसिल को रेफर कर सकते हैं. यहाँ पर आर्बिट्रेशन मींस मध्यस्थता के तहत
इंटर गवर्नमेंटल बॉडी जो होगा वो एक तरह से मध्यस्थता करके इस तरह के जो भी प्रॉब्लम्स है उन्हें शॉर्ट आउट कर सकता है। फिर सार्क एंड इट्स इम्पोर्टेंस। SAARC comprise 3% of the world's area, 21% of the world's population, and 3.8% 9 trillion of the global economy. जो 8 कंट्री है हमारी, उसने वर्ल्ड का कितना चीजें यहाँ पर कवर अप किया हुआ है। 3% ऑफ वर्ल्ड एरिया, 21% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड 3.8% जो ग्लोबल इकोनॉमी, इतना हमने कवर किया हुआ है सार्क ने। स्पेशली क्रिएटिंग सिनर्जीज और common solution. It is the world most densely populated region and one of the most fertile areas. SAARC countries have common tradition, race, food, culture, political aspects और कुछ ऐसी पर्टिकुलर, जैसे स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने बात की, कई सारी ऐसी चीजें हैं, कल्चरल एक्टिविटीज हैं, धर्म के नाम पर हम लोग अपना खान पीन, व्यवहार, भाषा, बोली चाली, कई चीजें हैं जो कि समानता है। इसीलिए हमारे ऑब्जेक्ट भी सिमिलर है और कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स भी सिमिलर हैं। क्योंकि यहाँ पर कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, देन डेफिनेटली जो सॉल्यूशंस हैं वो भी कॉमन होंगे। कॉमन सॉल्यूशन, ऑल द SAARC कंट्रीज हैव कॉमन प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज लाइक पॉवर्टी, लिटरेसी, malnutrition, natural disasters, internal conflicts, industrial and technological backwardness, low GDP and poor socio-economic condition, and uplift their living standard, thereby creating common areas of development and progress having common solution. Definitely same चीजें हैं, then same चीजों पर वर्क करना जरूरी है। कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, then कॉमन सॉल्यूशंस हैं। इस और उनके सॉल्यूशन के लिए सार्क ने अभी तक कई तरीके से चीजें, जब से इसका संगठन हुआ है, इस संगठन को बनाया गया है, संगठन हुआ है, तब से लेकर अभी तक सार्क ने कई सारी इस तरह की चीजें, इस तरह की एक्टिविटीज में कुछ अचीवमेंट हम कह सकते हैं कि जो गोल्स डिसाइड किए गए थे उनको लेकर अभी तक कितना चीजें की गई हैं। तो ये वाला पार्ट हम लोग कल पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें एक लेक्चर में आपका ये टॉपिक खत्म होगा।